हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अब वेलकम आप सभी को अपना प्यारा सा ए ऑनलाइन सॉल्यूशन चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का जो गोधुली हिंदी है, जिसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं या राजभाषा बोलते हैं ना, वो एग्जाम में आता है। तो इसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में जितना सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है आप इसको देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोग का डिमांड आता है सर कि चैप्टर का जल्दी से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वगैरह करा दीजिए, ताकि हमारे एग्जाम में मतलब आने से पहले हम सभी सवाल को याद कर ले, अच्छे तरीके से याद कर ले। बिकॉज एग्जाम में तो सवाल को ही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अशफाक, आपके सामने हाजिर हूं गोधुली हिंदी लेकर के। तो आप लोग अगर पहली बार चैनल पर अगर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटा वाला बटन दबाइएगा और ऑल पर प्रेस कीजिएगा। एंड ये ओनली फॉर बिहार बोर्ड के लिए है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, 1 बाय 1 करके आंसर देंगे। एंड चैप्टर का नाम मैं बता दूं, नागरी लिपि है। इसके राइटर है गुणाकर मूले। इससे डायरेक्ट सवाल बनता है कि नागरी लिपि के राइटर कौन है, गुणाकर मूले है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा, इसका आंसर आप लोग 1 बाय 1 करके देना शुरू कीजिए। उसके बाद देखें आगे ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी, है ना। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, मराठी भाषा, पंजाबी भाषा, बांग्ला भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो एक्चुअली मैं बता दूं, गुणाकर मूले जो है महाराष्ट्र के ही है ना। महाराष्ट्र में इनकी पैदाइश हुई थी। गुणाकर मूले की जन्म जो है कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में 1935 में हुआ था। तो जाहिर सी बात है, जहाँ जो पैदा होते हैं अक्सर उनका जो है मिडिल स्तर यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वहीं से मिल दी जाती है ना। तो मराठी भाषा में। ओके, आगे बढ़ते हैं। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की, दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में या इलाहाबाद में। तो याद कीजिएगा, वर्धा में इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई की थी। आगे है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि, खरोष्ट लिपि, ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि। तो याद कीजिएगा, नेपाली भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है। एंड हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, चौथा सवाल देखने की बोलता है, अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है, नेपाली से है, मराठी से है, तमिल से है, बांग्ला से है। ओके, तो अक्षर का संबंध जो है वो किससे है, मराठी से है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। सवाल है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, क्या है। बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि की क्या है, पुत्री है, बहन है, भगनी है या बहू है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बहन है। कौन बहन है, बांग्ला लिपि जो है प्राचीन लिपि की बहन है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है, नागर लिपि में या नागरी लिपि बोल सकते हैं इसको, ब्राह्मणी लिपि में, देवनंदी नागरी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा नागर लिपि में। क्या होगा, नागर लिपि में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, पहले पहल किन राजाओं के लेखकों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। पहले पहल किन राजाओं के लेखकों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। देवगिरी राजाओं को या विजयनगर के राजाओं को, राष्ट्रकूट के राजाओं को या चोल राजाओं को। इन सभी का जिक्र किया गया आपके चैप्टर में। चैप्टर एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको टेंशन और दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले पहल जो राजाओं के लेखकों की लिपि को नंदी नागरी का नाम दिया गया वो कौन थे, विजयनगर के राजाओं का। किसका, विजयनगर के राजाओं का। आगे टकसाल का संबंध क्या है, तो टकसाल का संबंध क्या सिक्कों से है, अभिलेखों से है, लिपि से या अनाज के ढेरों से है। टकसाल का संबंध किससे है, सिक्कों से है। ओके, टकसाल सिक्का से संबंध रखता है, ठीक है ना। और टकसाल जगह का नाम है। भारत में एक जगह टकसाल जहाँ सिक्का बनाया जाता है, अभी भी सिक्का बनाया जाता है टकसाल में। श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से है या बौद्ध धर्म से है या सिख धर्म से या वैष्णव धर्म से है। तो आप बताइए कि श्रवणबेलगोला जो है वो जैन धर्म से संबंध रखता है, ठीक है ना। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है और ये इसका जो संबंध है वो जैन धर्म से है। सवाल देखें, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे। कौन से राजा थे इनमें से जिन्होंने अपने सिक्कों यानी कि जो उसके शासनकाल में सिक्कों जो चलते थे ना, तो उन सिक्कों पर जो है राम सीता की आकृति बनवाए थे और नागरी लिपि में रामसीय शब्द जो है करवाए थे। शेरशाह सूरी ने, हरिहर ने, अकबर ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो कि आंसर होगा अकबर ने, है ना। ऑप्शन नंबर सी। आगे सवाल पढ़ते हैं, नागरी लिपि शीर्षक संबंध के निबंधकार कौन है। तो पता चलेगा नागरी लिपि जो है, लिपि के बारे में बताया गया। तो नागरी लिपि शीर्षक संबंध के निबंधकार कौन है, गुणाकर मूले, है ना जी, गुणाकर मूले, जिसके जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? नागरी लिपि जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है? जो आपके किताब में नागरी लिपि एक शीर्षक बताया गया है वो किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षर की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से, या इनमें से कोई नहीं? तो याद कीजिएगा भारतीय लिपियों की कहानी, ये एक पुस्तक है, इसी से एक शीर्षक जो है निकाल के आपकी किताब में दिया गया है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी, नंदी नागरी, देवनागरी या मराठी लिपि? मराठी भाषा की लिपि कौन है? तो याद कीजिएगा मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, नेपाली भाषा भी देवनागरी है, मराठी भाषा भी देवनागरी, और हिंदी भाषा भी, इसकी भी लिपि क्या है? देवनागरी। सिद्धम क्या है? सिद्धम, सिद्धम एक मंत्र है या सिद्ध योगी है या साधु है या एक प्रकार की लिपि है? तो सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि है। क्या है? एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनगरी की संज्ञा दी गई? देवनगरी मतलब देवों का नगरी है ना, देवनगरी मतलब क्या? देवों का नगरी, देवों का शहर। प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। तो याद कीजिएगा काशी को जो है देवनगरी का संज्ञा दी गई, काशी को, है ना। आगे हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछा जाएगा और पूछा भी गया एक दो बार, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा सवाल को, जो मैं सवाल बता रहा हूँ ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस चैप्टर से तो बहुत सारा चैप्टर में सवाल बन जाएगा, लेकिन ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा भी गया है। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष एक विद्वान था या प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, एक कवि था या राजवैद्य था? कौन था? अमोघ वर्ष जो है एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। कौन था? एक प्रख्यात मतलब एकदम फेमस, है ना। राष्ट्रकूट मतलब राष्ट्रकूट शासन का नाम है, राजवंश का नाम है राष्ट्रकूट, उसका राजा था। कौन था? बोला जाए कि अगर बोला जाए कि प्रख्यात राष्ट्रकूट का राजा कौन था, तो अमोघ वर्ष। इसके अंतर्गत राष्ट्रकूट एक क्या बोले वंश चला है, वंश, है ना। और उसके अंतर्गत ढेर सारा राजा रहे होंगे। जैसे आपने सुना मुगल वंश, तो मुगल वंश में बहुत सारे राजा रहे हैं, है ना। उस तरह से राष्ट्रकूट राजा। आगे बढ़ते हैं। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत या हिंदी? किस भाषा में है? ओके, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। आगे सवाल है बेतमा कहाँ है? बेतमा इंदौर के पास है या इलाहाबाद के पास है या पुणे के पास है या पटना के पास है? बेतमा कहाँ है? तो बेतमा जो है इंदौर के पास है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सवाल क्या होता है। एशिया की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। ईसा के 14वीं 15वीं के विजयनगर के जो शासक थे ना, विजयनगर के हरिहर बुक्का वगैरह जो शासक थे, उन्होंने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा था? नंदी नागरी या देवनागरी या गुजराती या ब्राह्मणी? क्या कहा था? ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंदी नागरी। याद कीजिएगा नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर ए। आगे हिंदी लिखी जाती है, देखो देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, गुजराती लिपि में या नागरी लिपि में? तो हिंदी जो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की लिपि क्या है, ऐसे भी आपने एग्जाम दिया होगा, तो एग्जाम में ना लिपि लिखने के लिए आता है, लिपि आप किस जो लिख रहे हैं वो किस लिपि में है, उसकी लिपि क्या है ना। तो देवनागरी। आगे विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? वही सवाल आगे घूम के ना, ब्राह्मणी लिपि, सिद्धम लिपि, नंदी नागरी लिपि या नागरी लिपि? ओके, क्या हो जाएगा? तो अभी आपने पढ़ा नंदी नागरी लिपि। विजयनगर के राजाओं को जो लिपि था, ऐसे सवाल देखिए था, विजयनगर के राजाओं, शासकों या राजाओं के लिपि का जो नाम था नंदी नागरी था, यहाँ पे नंदी नागरी है। 24 सवाल है। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया की जो नागरी लिपि थी वो पहले क्या कहलाती थी? नंदी नागरी या कोंकणी या ब्राह्मणी या सिद्धम, है ना। क्या कहलाती थी? तो याद कीजिएगा नंदी नागरी ही कहलाती थी। दक्षिण भारत की अभी जो नागरी लिपि है, पहले जो उसको क्या बोलते थे? नंदी नागरी। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। 1935, 1936, 1937, 1938। गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था 1935 में। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ओके, इसलिए तो मराठी भाषा में इन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की, जो मिडिल स्तर की पढ़ाई। उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? किन्होंने? इन्होंने मतलब गुणाकर मूल्य ने। इन्होंने का मतलब गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? संस्कृत में, अक्षर कथा में, प्राचीन भारत के इतिहास में या पूरा लिपि शास्त्र में? तो प्राचीन भारत का इतिहास, है ना। प्राचीन भारत का इतिहास जो है ना, इस सॉरी ये नहीं, किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी? अक्षर कथा होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा, अक्षर कथा।
ओके, अक्षर कथा 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षर कथा में। आगे, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा गया ज्यादा होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, विलासपुर, देवनागरी। देवनागरी गुप्तों की राजधानी को, है ना, क्या कहा जाता था? तो यह हो जाएगा देवनागरी। ओके, आगे सवाल है, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूले ने निबंध समझ रहे हैं, जैसे कि एक नागरी लिपि एक निबंध है, या तो एक विषय मान लो, जो भी है ना, तो इन्होंने कितने निबंध लिखे? बताइए कितने निबंध लिखे? हालांकि नागरी लिपि तो निबंध ही है, एक निबंध है और एक मोटी सी किताब है, और लिपियों की कहानी जो किताब है उससे गुणाकर मूले ने उनका लिखा हुआ जो यहाँ पे आपको किताब में दिया है। तो गुणाकर मूले ने कितनी लिपियों, कितनी विषय पर जो है निबंध लिखा? 2500 से अधिक। बाप रे, मतलब समझ रहे हैं ना, 2500 से ज़्यादा किताब उन्होंने निबंध लिख दिया है। ओके, अलग अलग विषय पर। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी, गुणाकर मूले, नलिन विजय शर्मा, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन। तो गुणाकर मूले की ही किताब है भारतीय लिपियों की कहानी, और इसी में से एक लिपि है नागरी लिपि, जो आपकी किताब में छाप दिया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे, इस्लामी शासक का आरंभ काल कब से है? 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, या 15वीं सदी से? इस्लामी शासक का जो आरंभ होता है 13वीं सदी से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल है, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? 1995 में, 1999 में, 2005 में, 2009 में? तो 2009 में गुणाकर मूले की मृत्यु हुई। देखिए 1935 में इनका जन्म हुआ था और 2009 में जो है इनकी क्या हुआ, मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, और इस दरमियान इन्होंने 2500 से ज़्यादा निबंध लिख दिए। बाप रे, बहुत ही मतलब मायने रखता है। आगे, नागरी लिपि के आरंभिक काल लेख हमें कहाँ से मिलती है? नागरी लिपि के आरंभिक काल कहाँ से मिलती है? पूर्वी भारत से, प्राचीन भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से? तो पता है आपको, दक्षिणी भारत से मिलती है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिलती है। बेतमा दान पत्र किस समय का है? किस समय का, समय काल क्या है? 1020, 1021, 1022, 1023? बेतमा दान पत्र जो है 1020 ईस्वी का है ना, 1020 ईस्वी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से, या 14वीं सदी से, 4वीं सदी से? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख जो हमें जो है 8वीं सदी से मिलना शुरू हो जाता है। महमूद गजनवी उत्तर भारत कब आया था? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, या 11वीं सदी? 11वीं सदी। तो याद कीजिएगा 11वीं सदी जो है ना, उस टाइम से जो है महमूद गजनवी जो है भारत आया था। नागरी लिपि में लिखा गया ताम्रपत्र कब का है? ताम्रपत्र लिखा गया नागरी लिपि में कब का? 1020 ईस्वी, 1030 ईस्वी, 1060 ईस्वी, 1050 ईस्वी? तो याद कीजिएगा 1060 ईस्वी। ओके, इस्लामी शासकों ने अपने सिक्कों में किस लिपि का इस्तेमाल किया? बताओ, इस्लामिक शासकों ने अपने सिक्कों पर किस लिपि का इस्तेमाल किया था? ब्राह्मणी लिपि, सिद्धम लिपि, नंदी नागरी, या नागरी लिपि? तो नागरी लिपि का ही इस्तेमाल किया था इस्लामिक शासकों ने भी अपने सिक्कों पर। अनुपम कैलाश मंदिर जिसे पहाड़ को काट कर बनाया गया, बाप रे, बड़ा ही गजब का मंदिर होगा। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, उत्तर भारत में? तो पता है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो फिलहाल महाराष्ट्र यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसका एक व्यक्तिगत नाम क्या था? व्यक्तिगत नाम मतलब समझ रहे हैं ना, पुकारू नाम समझते हैं ना, उर्फ जिसको बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय उसी को विक्रमादित्य कहते हैं। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय उसी को बोलते हैं। उसका व्यक्तिगत नाम क्या था? कृष्ण, देव, देवी, यानी सभी। तो पता है देव इनका जो है व्यक्तिगत नाम था। तो यहाँ पे मेरा होमवर्क 40 सवाल हो गए क्लियर। ठीक है ना। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पहले आप मुझे एक होमवर्क का जवाब दीजिएगा। अगर आपने किताब पढ़ा होगा तो मेरा होमवर्क का आप जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, मेरे होमवर्क का आप जवाब जरूर दीजिएगा। तो मैं आपसे एक सवाल जो पूछता हूँ वो सवाल बहुत ही आसान है और लिपि वाला ही कहानी से मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है ना, लिपि कहानी से। ये देखो, आपको एक अक्षर लिख रहा हूँ, एक अक्षर में लिख रहा हूँ ऐसे। देखो, एक ये है और भाई साहब यहाँ पे ऐसे का एक अक्षर है। ठीक है ना, ये बताओ ये जो अक्षर है किस भाषा में लिखा हुआ है? भाषा बताओ, किस भाषा का लिखा हुआ है? किस भाषा में लिखा हुआ है? ये अक्षर जो है लिखा हुआ है ऐसे, वो किस भाषा में लिखा हुआ है? ओके, ये तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे आंसर दिया हो, जब देंगे PDF तो आपको मिल जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो देखिए, करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि में टैग बने और इनमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षर स्थिरता में आ गया। मतलब स्थिरता मतलब
मतलब उसके बाद फिर छपने लगी। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देखिए, देवनागरी लिपि में हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, नेपाल की लिपियां, खसकुरा व नेवारी भाषाएं, मराठी भाषा, प्राचीन काल की संस्कृति व प्राकृतिक भाषा, गुजराती, बांग्ला, तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं भी लिखी जाती है। ओके, आगे सवाल है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया? लेखक ने संस्कृत, प्राकृत, भारतीय लिपियों में देवनागरी का संबंध तथा गुजराती, बांग्ला, तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ का भी संबंध बताया, क्योंकि देवनागरी का संबंध सबसे मिलते जुलते हैं। आगे, नंदी नागरी लिपि किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उनका उल्लेख किया? देखिए, दक्षिण में पोथियां मतलब किताब लिखने में नागरी लिपि का व्यवहार होता था, इसलिए यह दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि देवनंदी क्या है, नंदी, सॉरी यहाँ पे गलती लिखी, नंदी है ना, नंदी नागरी कहलाती थी। कोंकण के शिलाहार, मस्तखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि है। पहले विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया। देखिए, सब्जेक्टिव जब सब सवाल पढ़ते हो ना तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर होता है। अब देखिए, इसको जब याद कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव सवाल इसी से बना था ना कि पहले विजयनगर के राजाओं की लिपि क्या थी, क्या दिया गया था नाम, नंदी नागरी। लेखक इसी प्रसंग में इसका उल्लेख किया है। आगे, नंदी नागरी लिपि में के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए? देखिए, उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर नागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिलते हैं। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ की लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था, फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। राज और राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल शासकों के सिक्कों के वीर किरलस्य, देखिए केरल के शासकों के सिक्कों पर क्या मिलता है? वीर किरलस्य या होगा। जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है, सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुण का पालियाम ताम्रपत 9वीं सदी नागरी लिपि में है। श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के मिलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे सवाल देखिए, बहुत सारा सवाल दिया, सबको पढ़ के बताना इम्पॉसिबल है। ओके, टाइम ज़्यादा किल हो जाएगा, तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और मैं बताऊँ, अगर आप लोग PDF लेना चाहते हो तो 2 तरीके से PDF आप ले सकते हैं। एक तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, AA ऑनलाइन सोल्यूशन, वहाँ से ले सकते हैं पेड करके, या तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी, पेड ग्रुप में जुड़ सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पर मैसेज करना, मैं नंबर बता देता हूँ। ओके, या तो फिर अगर आपके पास ये सब भी पैसा नहीं है लेने का, तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन डाउनलोड करने का नहीं ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर या तो फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मैं डाल देता हूँ। फिलहाल जिनको पढ़ना है जाकर के वेबसाइट से देख के पढ़ लीजिएगा। ओके, डोंट वरी, अगर आपको लगे जो इंपॉर्टेंट उसको लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि सबसे बेस्ट है अपने हाथों से लिखना, सबसे बेस्ट है। मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 82 10 42 42 32 0, 82 10 42 32 0, ठीक है ना। इससे व्हाट्सएप करो या तो फिर इसमें पैसा पेड करो, पे फोन गूगल पे से माध्यम से, या तो फिर आप एप्लीकेशन पे पे करो, ठीक है। किसी से भी आप पे करके जुड़ सकते हो, आप PDF ले सकते हो। तो ठीक है, वीडियो क्लास करते हैं, कमेंट करके बता देना कैसी लगी वीडियो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।